जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का हम महासंग्राम रिवीजन क्लास देखेंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है। आज से क्लासेस आपकी जो हैं न्यू क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि बीए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का तो सेकंड के सिलेबसेस स्टार्ट हैं, 5th सेमेस्टर का ख़त्म हुआ है, 6th के सिलेबस स्टार्ट किए जाएंगे। और ऐसे ही एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में जो है पेपर समाप्त हो चुके हैं। तो एमए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी हर एक सब्जेक्ट के आपके क्लासेज स्टार्ट की जाएंगी। आपको इस वर्ष और भी अधिक अच्छे से हर एक नोट्स प्राप्त कराया जाएगा, हर एक क्लास प्राप्त कराई जाएगी, हर एक मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि टेलीग्राम चैनल हमारा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स दी जाती हैं। साथ ही साथ आपकी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वहाँ पर आपको भेज दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पेपर 4 जो है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। आपका क्या है सिलेबस, लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन को जानना सबसे आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। लोक प्रशासन जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। प्रशासन शब्द जो है अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रबंध करना होता है। जो लोक प्रशासन होता है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? लोक, धन, प्रशासन। लोक का अर्थ आप जानते ही हैं और प्रशासन का अर्थ होता है एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात प्रबंधन करना। लोक मतलब लोग, जनता। तो जनता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रबंधन करना, उनके हित के कार्यों को करना भी लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। लोक प्रशासन का अर्थ लोगों के लिए प्रबंध करना है। प्रशासन में शासन तथा सेवा दोनों का भाव पाया जाता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार अगर हम देखें तो कानून का वृहत एवं संगठित अध्ययन ही क्या कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है। किसका अध्ययन? कानून का। एक प्रकार से जो कानून है उसका हम वृहत और संगठित अध्ययन अगर करें तो वह ही क्या कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है। लूथर गुलिक के अनुसार अगर हम देखें लोक प्रशासन की परिभाषा को, तो लूथर गुलिक महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है प्रशासनिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध सरकार से है, और जहां सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रश्न उठता है वहां उसका संबंध जो है कार्यपालिका से होता है। साइमन महोदय क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन जो है उससे अभिप्राय राष्ट्रीय, राजकीय एवं स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका द्वारा संपादित क्रियाओं से होता है। किसके किसके? जैसे कि विभिन्न स्तरों पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो सरकारें हैं उनकी जो कार्यपालिका है उसके द्वारा यह कार्य जो है क्रिया को संपादित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, स्टाफ अभिकरण क्या है? स्टाफ अभिकरण मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में सहायता करते हैं, अर्थात जो मुख्य कार्यपालिका होती है उसका जो सहयोग करता है, उसे जो सलाह देने का कार्य करता है, परामर्श देने का कार्य करता है, वह ही स्टाफ अभिकरण कहलाते हैं। प्रोफेसर वाइट के अनुसार अगर हम देखें तो स्टाफ उच्च श्रेणी के अधिकारियों को परामर्श देने वाला एक अभिकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है। जिस प्रकार एक वृद्ध को चलने के लिए एक छड़ी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार संगठन से सूत्र स्टाफ को अभिकरण की सहायता पड़ती है। आपको जैसे कि मान लीजिए कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एक आईएएस ऑफिसर है, तो वह विभिन्न कार्यों को स्वयं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है वह बहुत ही बड़ा होता है, तो उसके विभिन्न कार्यों को वह स्वयं हैंडल नहीं कर सकता है। तो जैसे कोई केस आया मान लीजिए, तो उसके नीचे आईएएस ऑफिसर के नीचे जो भी पोस्ट हैं, कुछ ऐसे सूत्र स्टाफ अभिकरण, वह उस केस की छानबीन करेंगे, उसके मुख्य पॉइंट को जो है आईएएस ऑफिसर को उसके बताएंगे और वह फिर क्या करेगा, उस पर निर्णय लेगा। स्टाफ अभिकरण के 3 प्रमुख कार्यों को हम जानें तो वह है सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी और पर्यवेक्षण संबंधी। अगला प्रश्न हमारा है, सूत्र अभिकरण क्या है? सूत्र इकाई में वे लोग आते हैं जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं, उसका संचालन एवं नेतृत्व करते हैं। इनके पास वास्तविक शक्ति रहती है,
ये सेना के मुख्य उद्देश्य युद्ध में विजय प्राप्त करना की प्राप्ति में क्या है, लगे रहते हैं। इन्हें लाइन या सूत्र अधिकारी की संज्ञा दी जाती है। ये अधिकारी जो हैं पद सोपान की श्रृंखला पर आधारित होते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी भी सैनिक संगठन में सर्वोच्च शिखर पर सेना अध्यक्ष होता है तथा उसके नीचे क्रम में जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट आदि रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ आचरण। जब लोक सेवक संवैधानिक नियमों को दरकिनार करके स्वयं लाभ के लिए अपना कार्य करने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, भ्रष्ट कहा जाता है। जैसे कि कोई भी समझ लीजिए ऑफिसर है, कोई बिल पास करना है या कोई भी कार्य करवाना है, वह इलीगल है और लेकिन वह पैसा दे देता है, उसके लाभ के कुछ कार्य कर देता है, तो वह उस कार्य को कर दे अगर, तो वही भ्रष्ट कहलाता है, वो जो आदमी लेता है, जो ऑफिसर लेता है। इससे अधिकारियों, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों में नैतिकता का पतन हो जाता है। वे अपने लाभ के लिए जनता से लाभ लेना शुरू कर देते हैं। आप बताइए, आपके आसपास में जो भी आपने देखा है विभिन्न पदाधिकारियों को, क्या वे भ्रष्ट हैं? आपको इस पर क्या राय है, आप अवश्य कमेंट में हमें बताएं। आगे देखेंगे, अधिकारी और जनप्रतिनिधि कभी कभी धन एवं पद के प्रलोभन से आकर भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करने लगते हैं। इससे उनके ऊपर से जनता का विश्वास खत्म हो जाता है। भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में इतना बढ़ गया है कि जैसे लगता है कि आज हम भ्रष्टाचार के युग में ही जी रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न हमारा, पद सोपान क्या होता है। पद सोपान से क्या तात्पर्य है, श्रेणीबद्ध प्रशासन। समझ लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपका जैसे कि स्कूल है या कॉलेज है, उसमें कौन है, सबसे ऊपर आपके मैनेजर हैं, फिर आपके आते हैं प्रिंसिपल, फिर आपके देखिए ऑफिस में जो रहते हैं बड़े बाबू या जो फीस जमा करते हैं अकाउंटेंट। यह सभी ऐसे ऐसे देखिए धीरे धीरे पद सोपान, उनके पद जो है एक प्रकार से बढ़ता जाता है लोगों को। फिर टीचर्स, प्रोफेसर आते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आते हैं, उनके नीचे विभिन्न कार्य करने वाले लोग भी आते हैं। तो पद सोपान क्या होता है, श्रेणीबद्ध प्रशासन। निम्नतर प्रशासकीय पदाधिकारी पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण होता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। अधीनस्थ अधिकारी उन आदेशों का पालन करते हैं और इसमें प्रत्येक निम्न पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारियों के आदेशों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नवीन लोक प्रशासन क्या है। नवीन लोक प्रशासन एक सैद्धांतिक शब्द है जिसका मतलब है कि सरकारी संस्थाओं के कामकाज में नौकरशाही तरीकों को बढ़ाना। इसका मकसद आम लोगों को प्रशासनिक सेवाएं देना और सार्वजनिक नीतियों को लागू करना है। नवीन लोक प्रशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांत ये हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है, इसमें नैतिकता पर जोर दिया जाता है। यह परिवर्तन में विश्वास रखता है और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देता है। इसमें विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें आम लोगों की आवाज़ को प्रशासनिक फैसलों में शामिल किया जाता है और इसमें पारदर्शिता और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें लोकतांत्रिक, नागरिकता, सार्वजनिक हित और सार्वजनिक नीति जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें जटिल सामाजिक चुनौतियों को हल करने की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ये सब चीज़ किसके सिद्धांत हैं? नवीन लोक प्रशासन के, जो कि हर एक चैप्टर, लगभग चैप्टर जो मेन पॉइंट्स हैं, हमने आपको लगभग 9 वीडियोज़ 10 वीडियोज़ में अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। MA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्लासेस, सेकंड क्लासेस, थर्ड क्लासेस, फोर्थ क्लासेस, सभी पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट्स बनाई गई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के विषय में। प्रशासन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होती है। जब प्रशासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय विभाग या कार्यालय में निहित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? केंद्रीकरण कहा जाता है। जब पूरी की पूरी शक्ति किसी चीज़ की किसी एक कार्यालय में निहित हो जाती है उसे ही केंद्रीकरण कहते हैं। यदि इसके विपरीत प्रशासन की शक्ति निचले विभाग या कार्यालय तक पहुंचाई जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इस समय देश में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रभावी है। प्रशासन की शक्ति सभी विभागों में वितरित की गई है जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो सके और सरकारी सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ सभी लोगों को आसानी से मिल सके। यह विकेंद्रीकरण है।
अगला प्रश्न हमारा राजनीति और लोक प्रशासन के विषय में हम जानेंगे। राजनीति और लोक प्रशासन में घनिष्ठ संबंध है। लोक प्रशासन की जड़ें राजनीति विज्ञान में निहित हैं। लोक प्रशासन मूलतः राजनीति विज्ञान की ही एक शाखा है। डीमॉक का कहना है कि समस्त सरकारी प्रशासन राजनीतिक परिवेश में ही संपन्न होता है। एक सरकारी अधिकारी के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रशासकीय जीवन का केंद्रीय तथ्य है। राजनीति राज्य और सरकार का सामान्य अध्ययन है, जबकि प्रशासन एक राज्य के शासन की कार्यकारिणी के एक भाग का अध्ययन है। आगे हम देखेंगे राजनीति जो है वह क्या है। राजनीति द्वारा प्रशासन के प्रभाव के माध्यम से सरकारी सहयोग समाज के व्यापक हितों की पूर्ति करता है, लेकिन जो लोक प्रशासन होता है उसमें राजनीति वह प्रक्रिया है जो प्रशासकीय कार्यों के प्रत्येक पहलू को क्या करता है, प्रभावित करता है। वास्तव में जो प्रशासन राज्य और सरकार के परिप्रेक्ष्य में होता है वही क्या कहलाता है, लोक प्रशासन है। राजनीति का मुख्य अध्ययन बिंदु राज्य और सरकार है, अतः दोनों में सह संबंध अत्यंत क्या है, स्वाभाविक है। अगला हम देखेंगे हमारा 9वां प्रश्न क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता क्या है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता की बात करें, जैसे कि लोक प्रशासन क्या है, एक मान लीजिए सरकारी चीज़ है, सरकारी संगठन है। निजी प्रशासन जैसे कि कंपनियां हैं विभिन्न प्रकार की। तो दोनों में समानताएं क्या हैं कि दोनों में संगठन की आवश्यकता पड़ती है, पहली बात। दूसरी है कार्य प्रणाली में समानता। अगर किसी एक टॉपिक के लिए मान लीजिए सूती वस्त्र का एक जो है सरकारी जो है मिल है और एक क्या है, निजी प्रशासन का है, दोनों में कार्य प्रणाली की समानता होती है, दोनों में संगठन की आवश्यकता होती है, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं, जनसंपर्क करना पड़ता है और अन्वेषण होता है। तो यह क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है। संगठन क्या होता है, संगठन एक सामाजिक इकाई है जिसमें व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। यह एक व्यवस्थित और संरचित प्रणाली है जिसमें विभिन्न पदों और भूमिकाओं के साथ व्यक्ति शामिल होते हैं। संगठन के मुख्य लक्ष्य की बात करें तो सबसे पहला लक्ष्य होता है उद्देश्यों की प्राप्ति करना। किसी भी प्रकार का संगठन बने उसमें सबसे पहला क्या कार्य होगा, अगर किसी कार्य के लिए बन रहा है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति करना। दूसरा है संसाधनों का प्रबंधन करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन हों उनका प्रबंधन करना। तीसरा है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों का समन्वय और चौथा है निर्णय लेने और समस्या समाधान करने। संगठन के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार है औपचारिक संगठन, दूसरा है अनौपचारिक संगठन, तीसरा है व्यावसायिक संगठन, चौथा है गैर व्यावसायिक संगठन और पांचवा है सरकारी संगठन, छठा है गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। यह सभी संगठन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न संगठन के प्रमुख सिद्धांत की बात करें तो संगठन के विभिन्न सिद्धांत हैं। सबसे पहला है प्राधिकार, नेतृत्व, पद सोपान, चौथा समन्वय, पांचवा आदेश की एकता होती है, छठा नियंत्रण, सातवां हस्तांतरण और आठवां क्या है, निर्णय लेना। ये सभी जो है संगठन के प्रमुख सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न प्रदत्त विधायन क्या है। प्रदत्त विधायन जो है लोक प्रशासन के हस्तांतरण सिद्धांत पर आधारित होता है। संसद द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण के अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसी को प्रदत्त विधि निर्माण की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण यह कार्यपालिका विधि निर्माण के नाम से भी जानी जाती है। इसे अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहते हैं। एक अधिनियम जो संसद के अधिनियमों के संशोधनों का अधिकार प्रदान करता है। विधि निर्माण का अर्थ किसी अधीनस्थ अधिकारी जैसे कि मंत्री द्वारा विधायी शक्ति के प्रयोग का अधिकार देती है। अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला है विषय क्षेत्र का अंतर होता है। दूसरा है लोक प्रशासन संपूर्ण देश और समाज का हित चाहता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन जो होता है वह मात्र अपना हित चाहता है। तीसरा है लोक प्रशासन में वित्त कार्यपालिका देखती है, जबकि निजी प्रशासन में बाहरी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, अर्थात स्वयं जो कंपनी का मालिक होता है वह अपना जो है फाइनेंस की व्यवस्था करता है। चौथा है सेवा और मूल्य की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। पांचवा है लोक प्रशासन की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी अधिक उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 14वां हस्तांतरण क्या है।
उच्च अधिकारी जब अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंप देते हैं उसे हस्तांतरण कहा जाता है। अर्थात जो कोई भी कार्य अपना कार्य अधीनस्थ अधिकारी को जब दे देते हैं उसी को हस्तांतरण कहते हैं, हस्तांतरण कहते हैं। अगला प्रश्न आगे हम देखेंगे, अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व जो है उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। अगला प्रश्न हमारा है, सिटीजन चार्टर क्या है? सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहली बार 1990 में सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों द्वारा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। माल और सेवाओं के समयबद्ध वितरण के लिए नागरिकों का अधिकार और उनकी शिकायतों का निवारण विधेयक 2011 जो कि नागरिक चार्टर है, नागरिकों को समान तथा सेवाओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत है। अधिनियम के 6 माह के भीतर यदि प्रकाशित करने या प्रस्तुत करने में विफलता होगी तो 50,000 रुपये तक के जुर्माना की व्यवस्था है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की उपयोगिता क्या है? तो आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन का बहुत महत्व है। कौन कौन सा? सबसे पहला है सभ्यता का संरक्षक है या समाज का प्रेरणा स्रोत है। तीसरा है सरकार की कुशलता का द्योतक है। चौथा है समस्याओं के प्रति जागरूक रखता है। पांचवा है जनता का सेवक है। छठा है सामाजिक प्रगति का द्योतक है। सातवां है कल्याणकारी राज्य का आधार और आठवां है सरकार और नागरिक अधिकारियों के मध्य की कड़ी और नौवां है मानव जीवन का अटूट संबंध है। इस प्रकार से लोक प्रशासन के जो है आधुनिक राज्यों में क्या है महत्व देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन जो है एक गतिशील एवं परिवर्तनशील अवधारणा है जो समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील है। इसमें विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है। आज विश्व के देश विकास के कार्यों में लगे हुए हैं आज जो है, अतः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए विकास प्रशासन की आवश्यकता है। संक्षेप में विकास प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली विशेषता परिवर्तनशीलता है। दूसरा है विकासात्मक प्रकृति है। तीसरा है प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित है। चौथा है आधुनिकीकरण। पांचवा है प्रशासनिक कुशलता। छठा है आर्थिक विकास। सातवां है परिणामोन्मुखी, अर्थात परिणाम के लिए यह हमेशा ही परिणाम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं बताएंगे। भारतीय नौकरशाही जो है उसमें 2 विशेषताएं हैं, मतलब 2 प्रकार की विशेषताएं हैं, सैद्धांतिक विशेषता और व्यवहारिक विशेषता। सैद्धांतिक विशेषता में क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्थायित्व, राजनीति से तटस्थ। तीसरा है पद सोपान। व्यवहारिक विशेषता में परोक्ष रूप से राजनीति में भाग लेना, शासन करने की अहम भूमिका और विशेषज्ञों की उपेक्षा करना होता है। अगला प्रश्न हमारा है, लोक प्रशासन की समस्या। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की समस्याएं निम्न हैं। कौन कौन सी? प्रशासनिक संरचना का अभाव है। प्रशासनिक नेतृत्व का अभाव है। तीसरा है प्रशासनिक नैतिकता का अभाव है। चौथा है विशिष्ट सेवाओं का अभाव। पांचवा है प्रशासन का विदेशी प्रतिमान। भ्रष्टाचार की समस्या, गरीबी, जन आक्रोश एवं हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। अगला प्रश्न 20वां है, संचार प्रक्रिया के अंग। संचार प्रक्रिया के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संवाददाता। सबसे पहले संचार प्रक्रिया का श्री गणेश जो है कौन करता है? संवाददाता करता है। दूसरा है संवाद। संचार प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है? संवाद है, जिसकी तैयारी संवाददाता ही करता है। यह संवाद आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत, प्रशंसा, परिवेदन आदि किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे कि आज आप देखते होंगे न्यूज़ में जो भी एक डिबेट होता है उसमें संवाद होता है। संवाद के माध्यम से जो है सूचना का प्रसारण किया जाता है। अगला क्या है? माध्यम। यह संचार प्रक्रिया का तीसरा अंग है। सामान्यतः संचार को पहुंचाने के लिए मौखिक, लिखित, सांकेतिक तथा दृश्य माध्यमों को अपनाया जाता है। चौथा अंग है संवाद प्राप्तकर्ता। संवाद प्राप्तकर्ता यह पक्षधर है जिसके पास संवाद भेजा जाता है और इसके अभाव में संचार प्रक्रिया अधूरी रहती है। पांचवा अंग कौन कौन सा है? पांचवा अंग है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यदि संवाद प्राप्तकर्ता निर्देशानुसार कार्य न करे तो संचार प्रभावहीन समझा जाएगा। मान लीजिए सरकार के द्वारा कोई नियम लागू किया गया,
लोगों के हित के लिए। वह कौन बताएगा? सरकार के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा बताया जाएगा, उनके विभिन्न अंग द्वारा, संवादकर्ता उसे कहेंगे। फिर उसको किस माध्यम से बताया जाएगा? हो सकता है एडवर्टाइजमेंट करके या किसी के द्वारा बता के, ये सभी चीज़ें से बताया जाएगा। और फिर आगे क्या होगा? जब वह लोगों के पास पहुंचेगा तभी लोग उस नियम का फायदा उठा पाएंगे, तो वह क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध पर फ्रेडरिक टेलर के क्या विचार हैं। फ्रेडरिक टेलर ने संगठन में कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता में सुधार के उद्देश्य से व्यापक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों में भौतिक विज्ञान के नियमों की गणितीय निश्चितता तथा अपरिवर्तनशीलता नहीं पाई जाती है। टेलर ने पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक ग्रंथ का संपादन किया जिसका प्रशासन विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान समझा जाता है। इसमें प्रशासन के सिद्धांतों का सार दिया गया है। यह दावा किया गया है कि कार्यकुशलता से निवेदित लोक प्रशासन एक महान विज्ञान बन सकता है। फ्रेडरिक टेलर के इस वैज्ञानिक प्रबंध का समर्थन फ्रांसीसी प्रबंधक हेनरी फियोल, जेम्स मूनी और एलन रैली ने भी किया हुआ है। अगला प्रश्न, संगठन के प्रमुख आधार बताइए। तो निम्न 4 आधार हैं संगठन के। कौन कौन से? उद्देश्य का आधार, प्रक्रिया का आधार, व्यक्ति का आधार और क्षेत्र का आधार। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? सुशासन क्या है? सुशासन का सामान्य रूप से अर्थ जनता के शासन से लगाया जाता है। इसमें आम नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासन सरकार का अन्य सभी अंगों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का ग्रामीण अपने संविधान को भले न जानता हो, लेकिन उसे राजस्व कर्मचारी तथा पुलिसकर्मी जरूर मालूम होते हैं। ये प्रशासन के ही अंग हैं। जन्म से ही बच्चा लोक प्रशासन के अधीन होता है। लोक कल्याण जैसी कई एजेंसियां जिसमें बच्चा लाभान्वित होता है। मानवीय कार्यकलाप के सभी स्तरों पर विज्ञान की महान प्रगति होने तथा नए तरीकों के आविष्कार होने से प्रशासन तथा समाज में प्रभावशाली तालमेल लाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी अपने को जनता का सेवक समझें, तभी सुशासन की संकल्पना साकार हो सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 24वां प्रश्न, लोक प्रशासन के विज्ञान होने के 5 कारण बताइए। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है? लोक प्रशासन एक विज्ञान है, उसमें पहला कारण क्या सिद्ध करता है? लोक प्रशासन के सिद्धांत में स्थिरता एवं एकरूपता। दूसरा है निरंतर विकास पर आधारित यह होता है। लोक प्रशासन में प्रयोग, भविष्यवाणी, पर्यवेक्षण विधि द्वारा अध्ययन, यह सभी कारण है जो सिद्ध करते हैं कि लोक प्रशासन एक क्या है? विज्ञान है। इस प्रकार से आपके सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसका PDF नोट्स आपको तुरंत टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और कोई भी क्लास आपको चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में बताने पे आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपके लिए वो चीज़ें जो हैं टेलीग्राम पर या यूट्यूब पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए चैनल पर बने रहें, दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।